केरल के कोच्चि में विगत दिनों सेफी स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के हुए चुनाव में भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर जी द्वारा तीसरी बार अपनी जीत का परचम लहराया गया। इस जीत के पीछे हालांकि उनका काफी प्रयास रहा है, लोगों का इन्हें लगातार सपोर्ट मिलता रहा। सेफी के जो पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में सदस्य जो रहे हैं, पूर्व में नरेंद्र कुमार बंछोर जी के अपोज में जो भी एक पदाधिकारी खड़े हुए थे उन्हें मात्र 13 वोट मिले, जबकि बंछोर जी को 31 वोट मिले। इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में नरेंद्र कुमार बंछोर जी ने अपनी जीत का परचम लहराया। आइए हम इन्हीं से बंछोर जी से जानने की कोशिश करते हैं अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं और पिछले कार्यकाल में बंछोर जी द्वारा सेफी से जुड़े जो तमाम कार्य कराए गए थे अधिकारियों के हितों से संबंधित, उस कार्य को आगे बढ़ाने को लेकर के किस तरह से इनकी आगे की क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरह से इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। सर, कोइन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आप सबको इस जीत का श्रेय देता हूँ, पूरी भिलाई को, मेरी अधिकारियों की फ्रेटर्निटी को, क्योंकि हमारे अधिकारियों के वर्ग से जो मुझे सहयोग मिला, जो मुझे जिम्मेदारी मिली, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद भिलाई का रिप्रेजेंटेशन करना, भिलाई की तरफ से प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। और उस पहचान को जो मेरे को भिलाई के अधिकारियों ने दी है वो सेफी में भी कायम रखा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में हमारे सबसे ज़्यादा अधिकारी कार्य करते हैं। करीब करीब हम लोग जब OABSP के इलेक्शन में थे तो 2600 से ज़्यादा हमारे अधिकारियों ने हमारे OABSP के चुनाव में भाग लिया था। और वहीं से मैसेज आ गया था, क्योंकि उस चुनाव में मैंने जब अपना पर्चा भरा निर्वाचन के लिए तो उस समय मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ, तो पूरी भिलाई की अधिकारी वर्ग ने मुझे चुना और प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया OABSP को। तो वो मैसेज सेफी में भी था। जब सेफी के चुनाव में मैं गया तो हम लोग भी जो कार्य किए, क्योंकि कार्य बोलते हैं, और मैंने काफ़ी समय से सेफी में कार्य किया है। मेरा ये चेयरमैन का तीसरा बार चुनाव था। वैसे मैं सेफी में जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तो करीब मई 2016 से मैं सेफी के मेन ऑफिस बिरियर में हूँ। और वो जो चुनौतियाँ हमारे सामने थी उसमें हम सबको, हमारे अधिकारी वर्ग का सहयोग मिला। हमारे जितने भी स्टील प्लांट्स हैं देश के, जो सार्वजनिक उपक्रम है, सभी के अधिकारियों का उसमें सहयोग रहा। सबने यही कामना थी कि नेतृत्व अच्छा हो और सेफी की टीम पुनः जीत कर आए और जो कार्य हमारे कुछ लंबित हैं उस पर वो काम करे। और बहुत बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, तो चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने हमारी टीम को चुना है। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं पुनः यही कह सकता हूँ कि OABSP की जो हमारी टीम है, हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सब ने मुझ पर हमेशा विश्वास जताया है और वो टीम हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर काम करती है। तो मेरी जो OABSP की टीम है वो उसकी जीत है, मेरे फ्रेटर्निटी की जीत है। मैं तो एक उसमें रिप्रेजेंटेटिव था, जो मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला तो मैंने चुनाव लड़ा और मैंने चुनाव जीता। लेकिन टीम भावना से हम लोग चुनाव लड़ा। हमारी टीम के सभी जो ऑफिस बियरर वहाँ गए थे उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की, स्ट्रेटजी बनाई और जो कार्य था उसको उन्होंने सबके बीच में पहुँचाया। तो वो एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसमें मेरे OA के महासचिव श्री परविंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने हर कम्युनिकेशन को हर सेफी मेंबर तक पहुंचाया, जो उस कोचिन के चुनाव में या हमारी कोचिन की मीटिंग में शामिल थे। मेरे सेफी के नॉमिनी श्री अजय कुमार ने हर कम्युनिकेशन को हर एक के साथ बैठकर डिस्कस किया। मेरे साथ गए हुए मेरे माइंस के वाइस प्रेसिडेंट माइंस श्री नीतीश छत्री ने हमारे जितने भी लोग हमको बताया कि माइंस में OABSP के जो कार्य हैं वो हमेशा आगे रहें और जो भी चुनौतियाँ हैं उसका सामना हमने बड़ी ईमानदारी से किया है। कार्य हमेशा अगर आप ईमानदारी से करो तो सफलता भले समय के बाद मिलती है, समय के साथ आप जो उम्मीद करते हैं वैसा नहीं, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो वही एक कारक था कि इस चुनाव में हम लोग को अच्छी सफलता मिली और हमारी जो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था, हमारी बाकी लोग भी जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जो पुरानी टीम के मेंबर्स हैं, वो भी जीत कर आए। सब चूँकि आपने अपने पूर्व कार्यकाल में सेफी के चेयरमैन के रूप में लगातार कार्य किया, अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहे। अपनी टीम के साथ आपके द्वारा दिल्ली दौरा भी किया गया, लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी बातों को समक्ष अधिकारियों तक या कहें केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो सर, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मांगें जो लंबित हैं जिन्हें पूरा करे जाने की ज़रूरत है, चूँकि आप तीसरी बार निर्वाचित हो गए हैं? सर, पहले तो मैं कहूँगा कि जब मैं सेफी में आया, मैंने जैसे आपसे कहा था कि 2016 में
हमारी टीम ने उसी समय जो मेरी टीम आज है करीब करीब वही टीम 2016 से हमारे साथ चल रही है, थोड़ा 19-20 चेंजेस होते हैं। तो वो जो मेरी 2016 की टीम है वो आज तक हमारे साथ कंधे से कंधा काम कर रही है। और जितने मुद्दे 2007 से लंबित थे, मैं तो उससे पहले की बात नहीं करूँगा, 2007 के बाद जो पे रिवीजन हुआ, 2009 में जो इम्प्लीमेंट हुआ, मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि वो जो लंबित मुद्दे थे, हम 4P की बातें करते थे। उसमें पहले होता था पे स्केल अपग्रेडेशन, इवन इट का अपग्रेडेशन था। सेल पेंशन स्कीम थी जो उस समय प्रभावी नहीं हो पाई जब पे रिवीजन आया, जब सेल के पास 25 करोड़ हज़ार रुपये सरप्लस अमाउंट था, लोन नहीं था। और हम लोग ने उसके बाद हमारा 11 महीने का पर्स था जो उस समय आसानी से दिया जा सकता था, जो काफ़ी समय से लंबित रहा। और चौथा था पे नॉर्मली। तो ये 4 ऐसे मुद्दे थे जो 2009 के पे रिवीजन में छूट गए थे किसी न किसी कारण से, उसमें ध्यान नहीं दे पाए, ये जो भी डिस्कशन में रहा, लेकिन काफ़ी समय लगा। तो हम लोग ने विपरीत परिस्थितियों में ये कार्य किए थे। जब कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ का लोन था, उस समय हम लोगों ने इंट्री लेवल स्केल निकलवाया, पे नॉर्मली को जितना हो सकता था बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसको सॉल्यूशन उसके लिए निकाला, ताकि हमारे 8 और 10 के अधिकारियों को उसका कुछ लाभ मिल सके। साथ साथ 11 महीने के पर्स में हम लोगों ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, कैट में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के बाद हम लोग हर मंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाई, अपनी बातें रखी, और 11 महीने का पर्स का भी समाधान अभी हो गया। साथ साथ हमारा जो पेंशन स्कीम था, जब मैंने कहा कि उसका काफ़ी समय से क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो सितंबर 2021 में। तो ये जो 4-5 बड़े बड़े कार्य थे जिस पर काफ़ी समय से हमारे लेवल मुद्दे थे, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने पिछले पे रिवीजन में काफ़ी करेक्शन किए। अब मैंने कहा कि 2007 का पे रिवीजन जो था उसके पेंडिंग इशू हमने रिजॉल्व किए। साथ साथ 17 का जो पे रिवीजन था एफिडेविट क्लास के कारण हमारा पे रिवीजन विलंब से हुआ, लेकिन हम लोग ने वो गलतियां नहीं की जो उस समय पे रिवीजन में हुई थी। हम लोग ने 15-35 का अपना पे रिवीजन लिया, 15% उसमें हमारा MGP था, 35% पर्क हमको मिला। DP गाइडलाइन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल था, 1-4-20 से उसके जितने भी एरियर्स थे वो मिले। हम लोग ने उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो हम सरकार से ले सकते थे अपना 50% HA पर्क्स, जो हमारे टैक्स सेविंग के लिए जो बेनिफिट हो सकते थे हमारे पर्स के अंदर, वो हमने सब लिए। और PL इंकेशमेंट चालू कराना, फर्निशिंग एग्जाम चालू कराना, ये सब भी उसी के साथ साथ हो पाया। मोबाइल का अभी हम लोग ने कराया नया मोबाइल रिम्बर्समेंट। तो जितने पेंडिंग इश्यूज़ थे उस पर करीब हमने जो समाधान किया, तो उसी की बिना पर हम आगे भी कार्य करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यकाल हमारा है, इसमें चुनौतियाँ हैं जो सबसे बड़ी है, जिसको मैं आप पेंडिंग इश्यूज़ के नाम में नहीं कहूँगा। इसमें ये चुनौतियाँ आएंगी इसलिए क्योंकि जो हमारा नया 4th PRC होगा, जो हमारा चौथा पे रिवीजन होगा, हम चाहते हैं वो सेल को समय पर लागू हो। सेल में एफोर्डेबिलिटी क्लास जो हम लोगों ने पिछली बार हमारा 39 महीने बाद हमारा पे रिवीजन आया, हम लोग चाहते हैं वो 1/1/27 से वो पूर्ण रूप से लागू हो, उसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिले। उसके लिए हम सबको पहला प्रयास करना है कि हमारे प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, लाभप्रदता को, उत्पादकता और लाभप्रदता, ये तीनों को मेंटेन रखना है, क्वालिटी को मेंटेन रखना है, और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए हमको उत्पादन करना। तो ये हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि ऑफिसरेशन का मुख्य कार्य वही है कि पहले अपने प्लांट को, अपने अधिकारियों को, उनके हितों को सब एक साथ लेकर चले। क्योंकि अगर प्लांट अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा, तो हम अधिकारियों को ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे, और हमारे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान रही, हमारा यही कार्य, उनका, उनके परिवार के चेहरे पर। तो जितनी भी सुख सुविधाएं, चाहे वो टाउनशिप की हो, मेडिकल, उसमें बहुत कार्य पेंडिंग है। मैं पेंडिंग इसलिए कहूँगा कि ये चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर हम लोग ने काम किया, शायद वो मुद्दे हमारे कभी चुनावी एजेंडा में नहीं थे, लेकिन हमने यह देखकर कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो बाकी जगह मिलती हैं, जैसे हमारे केंद्रीय अधिकारियों को, केंद्र सरकार के अधिकारियों को, राज्य सरकार अधिकारियों को जो सुविधाएं मिलती थी, हमने उस पर भी कार्य किया, और वही आगे और करने, हमको आगे बढ़ाना है। जैसे हमने पिछले बार 3 लाख रुपए का हमारा टैक्स इंकेशमेंट पे, टैक्स के बाद 3 लाख के ऊपर टैक्सेबल होता था पैसा इंकेशमेंट का, जो रिटायरमेंट का समय होता था, उस पर हम लोगों ने कार्य किया, वो 25 लाख रुपए तक चला गया। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं था, लेकिन हमने इस पर कार्य किया। हमारी टीम ने देखा कि ये कंपेरिजन हमको करना है, तो हमने इस पर कार्य किया। साथ साथ अब जो आपने कहा कि जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं हमारे, उस पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पेंडिंग इश्यूज़, मेजर इश्यूज़ कुछ हमारे पेंडिंग नहीं है। जो चीज़ें छूटी थी 2007 में या 2017 में, उसमें कुछ कार्य हम करना चाहेंगे। तो 7 में मैंने कहा कि पेंशन स्कीम हमने जो 7 में लागू होनी थी, वो हमने सितंबर 2021 में लागू की। काफ़ी समय लगा क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी। तो पहला मैंने कहा कि जैसे हम प्रॉफिट की तरफ आएंगे, हमारा उद्देश्य होगा कि हम 39 महीने का हमारा जो एरियर है, उस पर हम मैनेजमेंट से, मंत्रालय से पुनः चर्चा करें, क्योंकि इस पर मंत्रालय
का ही दिशा निर्देश काम आएगा। और इसमें हमको डिपार्टमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंटरप्राइज तक जाना पड़ेगा कि ये अगर हमको मंत्रालय सहयोग करेगा, इस्पात मंत्रालय, तभी हम आगे जा पाएंगे 39 महीने के एरियर के लिए। साथ साथ हमारा पेंशन जो इम्प्लीमेंट हुआ उसका पैसा उस समय रखा नहीं गया, जब ये पेंशन इम्प्लीमेंट होना था तो उसका अगर पैसा कहीं एक जगह अलग से रखा जाता तो इंटरेस्ट मिलता। तो हम लोग चाहेंगे कि मंत्रालय इस पर संज्ञान मिले इस हमारे मुद्दे को, और जब भी प्रॉफिट बढ़े हमारा तो उसमें से कुछ पैसा हमारा इंटरेस्ट के रूप में दिया जाए। तो ये दो इश्यूज़ हैं जो पुराने समय से हैं। नए इशू में मैंने जैसे कहा कि हमारा जो पे रिवीजन आना है तो हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। हमारा जो पे रिवीजन में जो खामियां दिखती हैं, मुझे एक लगता है एक बहुत बड़ी खामी थी कि जो हार्डशिप अलाउंस है वो थर्ड पे रिवीजन में सिर्फ ऑफशोर ड्रिलिंग, जो हमारे ONGC जिसके जो हमारे जो साथी अधिकारी उनको ये बेनिफिट मिलता है, ऑफशोर ड्रिलिंग जो होती है उसमें ये बेनिफिट में दिया गया और अंडरग्राउंड माइनिंग को दिया गया। बाकी किसी भी PSU जो इस तरह के कार्य नहीं करते उनको ये बेनिफिट, चाहे वो NTPC हो, इंडियन ऑयल हो, HPCL हो, या हमारे दूसरे कोलरीज हों जो ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं उनको, जो प्लांट के अंदर हमारा स्टील प्लांट है जो सबसे ज़्यादा हाजर्डस एरिया कहा जाता है, जिसमें दुर्घटना की संभावना हमेशा रहती है और प्रदूषण किसी न किसी स्तर पर रहता है। हमारी कोशिश है कि प्रदूषण कम से कम हो, लेकिन एक हाजर्डस एरिया का डेफिनेशन है, उसके हिसाब से स्टील प्लांट को हाजर्डस अलाउंस मिलना चाहिए। इस पर हम लोग कार्य करेंगे। साथ साथ हमारा डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, जो हमारे माइंस हैं उनको डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस मिले, उसके लिए भी कार्य करेंगे। तो ये हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारे जब पे रिवीजन का डिस्कशन चालू होगा, जो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि 26 में पे रिवीजन का डिस्कशन चालू हो जाएगा, सरकार 4th PRC के लिए कमेटी गठित करेगी, तो ये उस समय हम सबकी जिम्मेदारी हो कि जो हमको जिम्मेदारी मिली है सेफी में उसको हम पूरी तरह से निभाएं। जो एक्सपेक्टेशन हमारे अधिकारियों का है उसको पूरा करें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो नए अधिकारी इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे उनको लगे कि हम बहुत अच्छी कंपनी में, महारत्न कंपनी में ज्वाइन करें। और स्टील सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं सबके अधिकारियों को एक अच्छी अनुभूति हो, क्योंकि सेफी का चुनाव खाली सेल का नहीं है, उसमें RINL भी है, नगरनार स्टील प्लांट भी है, मेकॉन भी है। तो इन जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं, NMDC भी है, तो इन प्लांटों में बहुत दूसरी समस्याएं हैं। हमारे सेल में भी कुछ यूनिट को पहले विनिवेश में रखा गया था। तो हम लोग का सबसे बड़ा कार्य जो है यही है कि हम सरकार को अपनी बात को मनवा सकें कि विनिवेश के बदले मर्जर या दूसरे ऐसे तरीके, जॉइंट वेंचर के तरीके ईजाद किए जाएँ जिसमें हम अपने स्टील प्लांट को अच्छे से चला पाएँ और उसके जो भी रिसोर्सेज उसका पूरा उपयोग कर पाएँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगरनार स्टील प्लांट जो 3MT का बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लांट है, उसको 2016 में ही विनिवेश की लिस्ट में डाल दिया गया था और आज भी उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स मतलब उसके रॉ मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह सब हैं, उसका इक्विपमेंट सब अच्छे हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्शन लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, ये किसी कंपनी का नुकसान लोग कहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। तो सेफी इसको सबके संज्ञान में ला चुका, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जा चुके हैं इस बात को लेकर। सभी केंद्रीय मंत्रियों से हमने जो गुहार लगाई है कि विनिवेश को शीघ्र से लिस्ट से हमारे नगरनार स्टील प्लांट को, RINL को, हमारे जितने और दूसरे स्टील प्लांट जिनको रखा गया था पूरी तरीके से हटा दिया जाए और एक रणनीति के तहत इन हमारे जो स्टील प्लांट हैं उनको जोड़ा जाए और उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए। हमारे दूसरे PSUs के साथ उसका MOU किया जाए ताकि हम उसका लाभ अच्छे से ले सकें। और मैंने उसमें उदाहरण भी दिया है मंत्रालय को कि जब सेल की हालत भी ख़राब थी, माली हालत ख़राब थी 2000 के आसपास, हम लोग ने अपने पावर प्लांट का NTPC से जॉइंट वेंचर किया, NSPCL एक नई कंपनी का निर्माण हुआ और उसके कारण एक अच्छा प्रॉफिट दोनों कंपनी को देखने को मिला। और वही तरीके से हम लोग चाहते हैं कि नगरनार स्टील प्लांट, RINL को हम आगे बढ़ाएं और जितने दूसरे हमारे स्टील प्लांट जो हमारे सेफी के अंतर्गत हैं उनके लिए हम कार्य कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा माहौल बना पाएँ स्टील प्लांट का, और हमारे अधिकारी के वर्ग के लिए जो भी कम कर पाएँ कम है, तो उसके लिए हमारे टाउनशिप है, मेडिकल है, मुद्दे बहुत से हैं, मुद्दे पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। जो मुद्दे हमारे अधिकारियों के मन में हैं उस पर हम कार्य करेंगे। सर, सेफी के इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सर जो मतदाता जो भी हैं अगर शामिल रहते हैं सर, उनका मापदंड क्या रहता है सर? तो ये शुरू से ही जब से सेफी, क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको मैंने पहले भी हमारे अधिकारियों को जानना है कि 1969 में जुलाई के महीने में ऑफिस विलास प्लांट की स्थापना हुई, एसोसिएशन का यहाँ पे कार्य चालू हुआ और जून 1973 में हम लोग ने, हमारे जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, स्टील फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आज तो करीब 51 साल हो चुके हैं। तो उस स्थिति में जो
रूल्स हैं उसमें हिसाब से हर यूनिट से 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस चुनाव के लिए आते हैं। जो भी एसोसिएशन है हमारे, आज की तारीख हमारे 17 एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। 17 एसोसिएशन रजिस्टर्ड है सेफी के अंतर्गत, उसमें 15 ने उस चुनाव में भाग लिया और हर यूनिट से 3-3 रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट, महासचिव, अध्यक्ष, महासचिव और एक सेफी नॉमिनी या सेफी नॉमिनी, सेफी मेंबर, तीसरे नंबर पे वो दिया। तो हर यूनिट से 3 लोग आए, तो 15 यूनिट ने पार्टिसिपेट किया इस चुनाव में और 45 लोगों ने इस मतदान में भाग लिया। और सभी ने चुनावों में जो परिपाटी चली आ रही है शांतिपूर्वक होता है, हमारा मतलब, और ज़्यादा उसमें मुद्दों पे बात होती है और एक मीटिंग्स होती हैं जो उस पर काफ़ी डिस्कशन भी होता है। चुनाव से पहले एक हमारी सेफी मीटिंग थी 15 तारीख को, जिसमें हमने पूरे 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा दिया। उसके साथ अगले दिन हमारा जब चुनाव निर्धारित हुआ तो चुनाव के समय एक प्रेजेंटेशन सभी जो भी कैंडिडेट था, जितने भी हमारे अधिकारियों ने चुनाव में भाग लिया, जिन्होंने चुनाव में पर्चा भरा, उनसे उनको बोलने का मौका मिला कि भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह की परिपाटी है, उसको हम लोगों ने कोशिश की कि अच्छे से किया जाए। तो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है और ये अच्छा भी था कि चुनाव हुए। हम लोग भी चाहते थे कि अगर लगता है कि कहीं चुनाव, हम लोग चाहते थे चुनाव ना हो तो संभावना वैसी बने कि अच्छी टीम बना पाए। तो होता है कि कहीं ना कहीं परस्पर कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं, लोगों को लगता है कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चुनाव हुए और उसमें हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था, जो टीम आनी चाहिए वैसी टीम उसमें मिली है। मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र कुमार बंचोल जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार सेफी चेयरमैन बनके हमारे लिए प्रतिष्ठा जो थी, हमारी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा, भिलाई स्टील प्लांट का नाम बरकरार रखा। सेल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन एक हमारे भिलाई स्टील प्लांट के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपका जो प्रश्न था कि इस चुनाव में क्या रूपरेखा रही, हमारी जो अभी कोची में जो टीम गई थी ऑफिसर सिस्टम भिलाई स्टील प्लांट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, श्री अजय कुमार सेफी नॉमिनी, श्री तुषार सिंह वाइस प्रेसिडेंट, श्री अंकुर मिश्रा ट्रेजरर, श्री नीतीश छत्री वाइस प्रेसिडेंट माइंस। हम लोगों ने भिलाई से जाने से पहले भी काफ़ी मंथन किया, विचार किया इस पर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। लेकिन हमें एक चीज़ की काफ़ी खुशी थी और भरोसा था कि पिछले 10 साल से जो बंचोल जी के नेतृत्व में सेफी ने जो ग्रोथ पाई है, जो ऊंचाई पाई है, वो अतुलनीय थी। उनके अतुलनीय इस सेंस में कि उन्होंने जो काम किए थे, वो जो लंबी पेंडिंग लिस्ट हुआ करती थी डिमांड्स की, वो आखिरी उसका इशू था 11 महीने के पर्क्स एंड अलाउंसेस का, वो भी सर के प्रयास से, बंचोल जी के प्रयास से वो पूर्ण हुआ है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लोगों से वो जो उनका तालमेल था, व्यवहार था, वो हम लोग को प्रोत्साहित करता था कि हम लोग अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें, भरोसा रखें कि उनके जो काम है, काम को लोगों ने रिकग्नाइज किया। सेफी की जो काउंसिल थी, उनके द्वारा इनके कामों को एक्सेप्ट करना, उनका अप्रिसिएशन, मोटिवेशन था, वो देख के हम लोग को लगता था कि चीज़ें हम लोग जो सोच रहे हैं, उनको तीसरी बार चेयरमैन बनने का जो सपना था वो पूर्ण होगा, और वो वास्तविकता में बदला। सेफी का हमारी जो फ्रेटर्निटी, जैसे 17 इसमें एफिलेटेड एसोसिएशंस, ऑफिसर एसोसिएशंस हैं, उनके विभिन्न प्रॉब्लम्स रहते हैं, यूनिट लेवल पर रहते हैं, और जो कोर्सिव एक पूरी सेफी की जो डिमांड्स होती हैं, चाहे पे रिविजन से हो, चाहे प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे डिफरेंट प्लांट के इश्यूज से हो, ये सारी इश्यूज को सेफी एक प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज करता है और चेयरमैन से, डिफरेंट डायरेक्टर से, मिनिस्ट्री में बातचीत करता है ताकि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व करने के लिए प्रबंधन को भी मदद की जाए। और ये सेफी का सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है पिछले जो 10 साल के कार्यकाल में, जो बंचोल जी का प्रतिनिधित्व रहा। बंचोल जी पहले GS थे सेफी के, अब वो लगातार 3 बार से चेयरमैन है, इस बार चेयरमैन बने तीसरी बार। तो कारण यही था कि वो उनकी जो अब पहचान है, एक जुझारू लीडर के तौर पे है,
कि उनके अंदर जो जूझने की शक्ति है, एक बोलना चाहिए एक कमेटी है, कमेटी में कुछ लोग कुछ इश्यूज़ को लेकर सोचते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने उस चीज़ों को जुटलाया है अपने भरोसे, अपने विश्वास के बल पे कि मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा और प्रयास करने से निश्चित रूप से एक दिन मुकाम मिलेगा। वो बंछोड़ जी का एक प्रतिरूप हो गया है कि बंछोड़ जी मतलब एक संघर्ष का प्ररूप है, एक संघर्ष की पहचान है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बंछोड़ जी को सेफी चेयरमैन बनने के लिए दोबारा प्रेरित किया हमारे को, और हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। ये थे हमारे साथ सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोड़ जी, जिनका कहना है कि चूंकि अपने पूर्व के कार्यकाल में इनके द्वारा लगातार सेफी मेंबरों से जुड़े, पदाधिकारियों से जुड़े कामों को किया जाता रहा है। कुछ काम इनका कहना, हालांकि ऐसे कुछ विशेष काम शेष नहीं रह गए, लेकिन जो काम वर्तमान में शेष है उसे केंद्रीय स्तर के मंत्रियों के, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, उनसे मिलकर के इस काम को पूरा कराया जाएगा। हालांकि बंछोड़ जी शुरू से ही विभिन्न सामाजिक कार्यों से लेकर के खेल संगठनों में सक्रिय रहे। लगातार इनकी जो सक्रियता है वो स्पष्ट रूप से भिलाई शहर वासियों को देखने को मिलती है। सेफी के सदस्यों द्वारा बंछोड़ जी के ऊपर तीसरी बार भरोसा करते हुए उन्हें सेफी चेयरमैन के पद पर सुशोभित किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि इन सदस्यों, इन पदाधिकारियों के भरोसे पर नरेंद्र कुमार बंछोड़ जी कितना खरा उतर पाते हैं। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तलेवार के साथ संजय दुबे।